चलिए पॉलिटी स्टार्ट किया जाए, है ना। पॉलिटी में टॉपिक क्या था? राष्ट्रपति। क्या था? प्रेसिडेंट नहीं। देखिए संघीय कार्यपालिका, संघीय तो संघीय कार्यपालिका का सबसे उच्च कौन है? सबसे ऊपर कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब क्या है? कार्यपालिका का अंग है ना। उसमें आते हैं, यानी ये लोग क्या करते हैं? कार्यपालिका में शामिल हैं, ठीक ना। तो सबसे ऊपर में कौन है? राष्ट्रपति। सबसे ऊपर में कौन है? तो कह रहा है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें? राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? अनुच्छेद भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद। अब बोल रहा है कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में किस व्यवस्था को अपनाया गया है? संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। तो कह रहा है कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। किस व्यवस्था को? भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक है। क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये परीक्षा में पूछा गया है, ठीक ना जी। तो मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का क्या है? कार्यपालिका है। वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति है। क्लियर है। अब राष्ट्रपति पढ़ना हमको, तो अनुच्छेद कितना में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? 52 में, आर्टिकल 52, आर्टिकल। अब आपसे पूछेगा कि देश का संवैधानिक प्रधान होता है कौन? राष्ट्रपति। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? देश का संवैधानिक प्रधान भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? 52। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद। भारत में किस व्यवस्था को अपनाया गया है? संसदीय व्यवस्था को। क्लियर। राष्ट्रपति नाम मात्र का क्या है? कार्यपालिका, है ना। पूरा शक्ति किसको है मिला हुआ है? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है। क्लियर है, ठीक है। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्री परिषद किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्लियर है यहाँ तक। भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक। अब भारतीय राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति पद की योग्यता, कोई भी पद होगा तो उसका योग्यता बताया जाएगा ना कि ये लोग उम्मीदवार हो सकते हैं। नहीं तो उसी तरह राष्ट्रपति अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन है ये बताया गया है। क्लियर है। तो इसमें क्या है? अनुच्छेद 58 के अनुसार। किसके अनुसार? तो राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में है? यानी अनुच्छेद 58 में बताया गया है कि कैसे लोग भारत के राष्ट्रपति बनेंगे। क्लियर है। तो अनुच्छेद कितना में? 53 में क्या है? भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, है ना। देश का संवैधानिक प्रधान कौन? राष्ट्रपति। देश का संवैधानिक प्रधान कौन? भारत का प्रथम नागरिक कौन? राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति पद की। तो राष्ट्रपति पद की योग्यता किस अनुच्छेद में है? 58, 58, आर्टिकल 58 में, आर्टिकल। और ये क्या कहता है कि पहला योग्यता क्या है कि भारत का वो नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पूछेगा कि राष्ट्रपति का न्यूनतम उम्र क्या होता है? तो 35 वर्ष। क्लियर। यानी 35 वर्ष की आयु आपकी अगर आपकी हो चुकी है तो आप राष्ट्रपति का उम्मीदवार बन सकते हैं। तो पहली योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा 35 वर्ष का उम्र सीमा पार हो जाना चाहिए, यानी कम से कम आप 35 वर्ष के होना चाहिए। क्लियर है। जैसे अभी बिहार पुलिस का आया हुआ है तो योग्यता न्यूनतम क्या होगा? 18 वर्ष। जैसे बिहार एसएससी आया 10+2, न्यूनतम उम्र क्या है? 18 वर्ष है कि नहीं है। तो उसी तरह राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? 35 वर्ष है। कितना है? और अधिकतम कितना है? कोई निर्धारित नहीं है, कोई निर्धारित नहीं है। क्लियर है। तीसरा क्या योग्यता है? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। लोकसभा का सदस्य नहीं हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। अगर लोकसभा का सदस्य है तो बहुत बढ़िया, और नहीं भी है तो जो उसका शर्त है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए, वो शर्त इसको पूरा करना होगा।
ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार हो सकता है। क्लियर है। और चौथा है चुनाव के समय लाभ का पद धारण ना करता हो। लाभ का पद धारण, अब लाभ का पद क्या है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर हो या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या किसी राज्य के मंत्री परिषद का सदस्य हो, ठीक है, तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। लाभ का पद नहीं माना जाएगा। क्या क्या नहीं माना जाएगा कि यदि व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर हो, उपराष्ट्रपति के पद पर हो या क्या है, संघ या किसी राज्य मंत्री परिषद का सदस्य हो, तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति पद का योग्यता किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति पद की योग्यता, पहला क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 35 वर्ष का न्यूनतम उम्र पूरा कर चुका हो, तीसरा लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो जाए, और चौथा चुनाव के समय लाभ का पद पर नहीं। लाभ का पद किसको नहीं माना जाएगा, यदि व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर हो जाए, उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ या अथवा राज्य के मंत्री परिषद का सदस्य हो, तो उसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 52 में क्या है, 52 में क्या है, 58 में क्या है, राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति पद की पहला योग्यता क्या है, भारत का नागरिक हो, दूसरा, तीसरा, चौथा चुनाव के समय लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद किसको नहीं माना जाएगा बता दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर हो, उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ ही अथवा राज्य के मंत्री परिषद का सदस्य हो, तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। क्लियर है जी। अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। निर्वाचक अनुच्छेद कितना में है, 54 अनुच्छेद करा कि इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं, है ना। निर्वाचक मंडल में कौन कौन रहते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। किसमें, निर्वाचक मंडल में। किसमें, राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और नवीनतम व्यवस्था के अनुसार क्या किया गया है, पुदुचेरी और दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी शामिल कर दिया गया। कोई दिक्कत? तो इसमें कौन कौन शामिल हो गया निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति के, अनुच्छेद 54 कौन कौन शामिल है, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कौन उसमें भाग लेंगे, किसमें, निर्वाचक मंडल में। कोई दिक्कत? अगला है नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी और दिल्ली विधान सभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। यहाँ तक क्लियर है। अगला है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य को क्या होना होगा, प्रस्तावक, यानी प्रस्ताव देगा कि फलना आदमी राष्ट्रपति बनेंगे। पार्टी अपना नाम बताता है ना कि हम फलना को कैंडिडेट बनाने वाले हैं, ठीक है। तो 50 आदमी क्या होना चाहिए, प्रस्तावक, और 50 आदमी अनुमोदक। जब आपका नाम चला जाए तो उस पर मोहर लगना चाहिए ना कि नहीं हम भी सहमत है। तो याद रखिएगा, बार बार सवाल पूछेगा कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने प्रस्तावक होते हैं और कितने अनुमोदक होते हैं, यानी 50-50। प्रस्तावक कितने, अनुमोदक कितना, प्रस्तावक कितने और अनुमोदक कितना। अनुच्छेद कितना में निर्वाचक मंडल है, 54 अनुच्छेद। कौन कौन भाग लेते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और अदर कौन है, पुदुचेरी और दिल्ली के क्या सभाओं के निर्वाचित सदस्य। कितने अनुमोदक होंगे, कितने प्रस्तावक होंगे। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित, ये सवाल पूछा गया है कि एक व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार, 3 बार, है ना, 4 बार, कोई सीमा नहीं है। तो क्या होगा,
कोई सीमा नहीं, जितनी बार चाहिएगा आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन कोई चुनेगा तब ना हो। यही तो बात है। तो कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? कितनी भी बार चाहे वो राष्ट्रपति बन सकता है। कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे वो राष्ट्रपति बन सकता है। क्लियर है? राष्ट्रपति पद के लिए कितने प्रस्तावक होते हैं? कितने अनुमोदक होते हैं? राष्ट्रपति पद का योग्यता किस अनुच्छेद में है? 58 में। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। कितना कम बोलो, मुंह कितना, कान कितना, ज़्यादा सुनिए। लेकिन उल्टा हो गया, इसीलिए समाज बट गया। समाज घर परिवार में भी भाई भाई में नहीं चल रहा है। कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? जितनी बार चाहे उतनी बार, जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकता है। कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है कितनी बार? जितनी बार चाहे उतनी बार। अगला लाइन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन बहुत इंपॉर्टेंट है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समानुपातिक और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद कितना? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व विधि और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। अनुच्छेद राष्ट्रपति की योग्यता, पद की योग्यता अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। अनुच्छेद। अगला लाइन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। बहुत वीवीआई लाइन है। कोई भी विवाद, मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई विवाद हो गया, जैसे जो पार्टी हारता है वो कहता है कि गलत हुआ, नहीं सब सेटिंग हो गया, ठीक ना, तो इसके लिए वो कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, है ना, और वही निपटारा करेगा। कोई भी विवाद अगर होगा तो कौन निपटारा करेगा? ये एकदम वीवीआई लाइन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को, है ना, कौन निपटारा करता है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। उसी को कहते हैं उच्चतम न्यायालय। क्या कहते हैं? अगला है इसी में कि निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। मान लीजिए निर्वाचन अवैध हो गया तो प्रक्रिया में समय लगेगा ना, तो तब तक तो राष्ट्रपति ये आदमी है, और राष्ट्रपति मान लीजिए आप हैं तो कुछ निर्णय ले लिए तो वो निर्णय लागू ना होगा। अब राष्ट्रपति बोला है तो लागू होगा। अब मान लीजिए वो चुनाव रद्द हो गया तो जो हम पहले से निर्णय लिए चुके हैं वो लागू ही रहेगा, उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा। क्लियर है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। कौन करता है? और निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। अगला है लाइन कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। यानी राष्ट्रपति कितने साल तक के लिए बनेगा? 5 साल के लिए बनेगा। कितने सालों के लिए? कितने सालों के लिए? और कह रहा है कि अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अनुच्छेद कितना में कहा गया? 56 में, है ना। यानी राष्ट्रपति अपने पद पर कितने साल के लिए चुना जाता है? 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? और वो अपना पद पर तब तक रहेगा जब तक कि अगला उत्तराधिकारी नियुक्त ना हो जाए, चुन ना लिया जाए। कोई दिक्कत? पद ग्रहण ना कर ले। क्लियर? अब कह रहा है कि पद धारण करने से पहले राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति किसके सम्मुख शपथ लेता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर वो नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने। अनुच्छेद। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अनुच्छेद
55 अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को कहाँ निपटाया जाता है? उच्चतम न्यायालय। कौन निपटारा करता है? उच्चतम न्यायालय। कौन निपटारा करता है? राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष तक अवधि तक पद धारण करते हैं? 5 वर्ष। नहीं, और अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। कोई दिक्कत? राष्ट्रपति पद धारण करने के पहले किसके सम्मुख शपथ ग्रहण करता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के, और अगर वो नहीं है तो वरिष्ठम। कोई दिक्कत? राष्ट्रपति के संबंध में विवाद, चुनाव में विवाद जो होता है उसका निपटारा कौन करता है? गुड। पद धारण करने से पहले राष्ट्रपति एक निर्धारित प्रपत्र पर किसके सम्मुख शपथ ग्रहण करता है? न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति ऐसे जनरली कितने सालों के लिए चुना जाता है? 5 साल के लिए। उसका पद धारण कितने सालों के लिए करता है? 5 सालों के लिए। लेकिन 5 साल से पहले भी वो अपने पद से हट सकता है। ठीक है, पहला क्या है? उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा। मान लीजिए हम रिजाइन दे दिए, हम समर्थ नहीं हैं, मान लीजिए हमारा तबीयत लगातार खराब रह रहा है, बहुत बड़ा जिम्मेवारी है ना राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के लिए आपको रेगुलर रहना होगा। अब मान लीजिए कि बहुत दिन से हमारा शरीर ही साथ नहीं दे रहा, अस्वस्थ चल रहे हैं, इलाज करवाने के लिए हमारा 2 साल विदेश रहना है, ठीक ना, तो हम अपना कार्य सही से नहीं ना कर पाएंगे। तो आदमी क्या करता है? रिजाइन दे देता है कि हम अब राष्ट्रपति नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम 5 साल के लिए चुना गया है तो आप एकदम 5 साल तक रहिए ही, है ना। आप अपना सिग्नेचर, हस्ताक्षर करके किसको रिजाइन दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति को। यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा जो इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। किसको देगा? अब उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा के कौन है अभी लोकसभा का अध्यक्ष? ओम बिरला। 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। नहीं, तो किसको देगा उपराष्ट्रपति सूचना? लोकसभा के अध्यक्ष को। किसको देगा? अध्यक्ष को। ठीक है, अनुच्छेद कितना में है? 56(2) में। 56(2). तो उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा कौन त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति। अगर चाहेगा कि हम 5 साल पहले ही हट जाएं अपने पद से तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। क्लियर है? कितने अनुच्छेद में है? 56(2) में। अब दूसरा मेथड क्या है राष्ट्रपति को हटाने का? महाभियोग द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद कितना में है? 61। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि आर्टिकल 61 किससे संबंधित है? महाभियोग। किस पर लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति या तो अपने से स्वेच्छा से रिजाइन दे दें या उन पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद कितना में? 61 में। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है। महाभियोग है ना, बहुत बड़ा पद है ना राष्ट्रपति का, तो उस पर औने पौने कुछ कह के हम उनको नहीं ना लगा सकते हैं महाभियोग। तो उसके लिए एक आधार है जो अनुच्छेद कितना में है? 61(1) में। 61(1) में। और यह क्या है? संविधान का अतिक्रमण। संविधान का यानी संविधान के बातों को ना मानते हुए आप अपने से कोई काम कर दिए हैं, ठीक ना, जो संविधान का खिलाफ है, गैर कानूनी है, तो आपको पर क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग। क्या? तो महाभियोग केवल किस लिए लगेगा? यदि राष्ट्रपति जो है संविधान के विरोध कोई कार्य कर दिए हैं, अतिक्रमण कर लिए हैं, नहीं, तो उसके आधार पर हम क्या लगाएंगे? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएंगे। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगता है? संविधान के अतिक्रमण, अनुच्छेद 61 के तहत। बहुत बढ़िया। अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61। ये पूरा का पूरा डिटेल ही दे दिया है। क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग बनाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। ठीक है, यानी संविधान में अगर आप संविधान का उल्लंघन करते हैं तो आप पर क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा? किसी भी सदन द्वारा। संसद का ही भाग होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो सदन जो होता है 2 तरह का होता है, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन। तो निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं और उच्च सदन। चलिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगता है? जब संविधान का अतिक्रमण करते हैं। संविधान का अतिक्रमण करते हैं। क्लियर है? किस अनुच्छेद के तहत? 61, आर्टिकल 61। कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर
संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। किसी भी सदन द्वारा, लोकसभा लगाए या राज्यसभा। आगे पढ़िएगा। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए। कोई भी सदन लगाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको राष्ट्रपति को इसका सूचना देना होगा कितना दिन पहले। पूछता है परीक्षा में कितना दिन पहले। अगर लोकसभा लगा रहा है तो लोकसभा को क्या करना होगा, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना होगा कि हम आप पर महाभियोग लगा रहे हैं। क्लियर है। जिस पर उस सदन के, मतलब मान लीजिए लोकसभा लगा रहा है तो उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना, यानी 1/4। अगर 40 गो है तो 1/4 कितना हो गया, 10 गो। 10 गो ना, तो 10 गो का सिग्नेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। कितना, 1/4। कितना, 1/4। अगर 400 है तो 1/4 कितना, 100 गो। कोई दिक्कत, यानी 1/4 सिग्नेचर होना चाहिए कि हाँ महाभियोग लगाइए। किस पर, राष्ट्रपति पर। इसकी जानकारी किसको देना होगा, राष्ट्रपति को। कितना दिन पहले, 14 दिन पहले। कितना दिन पहले, 14 दिन पहले। कोई दिक्कत। और कितना हस्ताक्षर होना चाहिए, 1/4। और संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है कि 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। याद रखिएगा, 1/4 सिग्नेचर चाहिए और 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, यानी उसको प्रस्ताव पास कर दे कि हाँ ठीक कह रहे हो, ठीक ना। तो तब कहाँ जाएगा, दूसरे सदन में। मान लीजिए लोकसभा लगाए तो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। और राज्यसभा लगाए तो कहाँ जाएगा, लोकसभा में। कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, 1/4। और कितने सदस्यों का उस पर प्रस्ताव होना चाहिए, 2/3। कितना, 2/3। पारित करने के लिए उस पर कितना चाहिए, 2/3। कितना चाहिए, 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। क्लियर है। अब देखिए दूसरे सदन में जाएगा तो क्या होगा, दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। ऐसे नहीं कि आप भेज दिए हैं तो हम ऐसे ही महाभियोग लगा दें। वो भी क्या करेगा, जांच करेगा। और जांच या तो स्वयं से करेगा या तो कोई समिति गठित करेगा कि हाँ बाबू जाकर राष्ट्रपति के लिए जांच कीजिए तो गलत किया है कि नहीं, उल्लंघन किया है कि नहीं संविधान का। ठीक ना जी। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या करवाएगा, या तो करेगा या तो करवाएगा, दोनों बात यहाँ है। और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। कितना बहुमत से, 2/3 से। यहाँ भी पारित होना चाहिए, वहाँ भी कितना था, 2/3। अब कितना सिग्नेचर चाहिए, 1/4। और पास कितना करेगा, 2/3, है ना। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी। यानी लोकसभा लगाएगा तो पहले तो 1/4 सिग्नेचर करेगा, उसके बाद 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। फिर कहाँ जाएगा, राज्यसभा में, दूसरे सदन में। लोकसभा अगर लगा रहा है तो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा लगा रहा है तो कहाँ जाएगा, लोकसभा में। तो मान लीजिए लोकसभा लगाया था तो राज्यसभा में आ गया। और राज्यसभा क्या करेगा, इसकी जांच करेगा या तो करवाएगा, है ना। और उसमें भी 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तब इस पर महाभियोग लगेगा। अभी तक कोई ऐसे राष्ट्रपति भारत में नहीं है जिन पर महाभियोग लगाया गया है। कोई दिक्कत। देखो फंसता है ना आदमी जानकारियों वाला सवाल, इसीलिए क्या ग्रुपिंग किया जाता है, इसी है ना। हम आपको प्रूव करना चाह रहे हैं कि आप जब तक एक सवाल को 20 बार नहीं बोलिएगा तब तक मरा बोलते बोलते तुम कब राम बोले लगोगे पता नहीं चलेगा। लेकिन राम शुद्ध बोले के चक्कर में कितना लोग रा भी नहीं शुरू कर पा रहा है। बढ़िया मुहूर्त आएगा तो हम परीक्षा की, वैकेंसी आएगा तो परीक्षा की। अल्लाह वैकेंसी आ गलो, अब घुमल चलो बप्पा के पढ़ी तो 2 महीना में 22 दिसंबर के लिख ले और डेट ल दिमागे हैंग हो जाएगा। राष्ट्रपति का इतना तक सवाल आएगा तो आप लोग से बन जाना चाहिए। क्या सत्यम, पक्का। राष्ट्रपति की पद की योग्यता अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54। कौन कौन भाग लेता है, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और पुदुचेरी और दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कोई दिक्कत। एक ही व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, जितनी बार चाहे उतनी बार।
है ना। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में प्रस्तावक कितने 50 प्रस्तावक और अनुमोदक कितने। अनुमोदक देश का संवैधानिक प्रधान, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान, भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक। राष्ट्रपति के चुनाव किस विधि द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति और समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। कोई दिक्कत। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। अनुच्छेद अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है। जब संविधान का उल्लंघन संविधान पर अतिक्रमण करे, संविधान के अतिक्रमण पर, है ना। अनुच्छेद कितना 61। क्या नियम है। कोई भी सदन द्वारा महाभियोग, संसद के कोई भी सदन द्वारा महाभियोग, लेकिन जो भी सदन लगाएगा उसको 14 दिन पहले क्या करना होगा, राष्ट्रपति को सूचित करना होगा और 1/4 बहुमत से हस्ताक्षर चाहिए नहीं, और 2/3 से पास होना होगा। 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए और फिर कहाँ जाएगा, अगले सदन में। कहाँ जाएगा, और अगले सदन क्या करेगा, इसकी जांच करेगा या तो करवाएगा, और फिर अगर जांच हो गया तो 2/3 बहुमत से पास होगा, और तब जाके राष्ट्रपति पर क्या माना जाएगा, महाभियोग माना जाएगा। कोई दिक्कत। राष्ट्रपति के संबंधित चुनाव का विवाद होने पर निपटारा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय, है ना। राष्ट्रपति को शपथ कौन ग्रहण करवाता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर वो नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। कौन, वरिष्ठतम न्यायाधीश। याद हो गया। गुड। राष्ट्रपति का महाभियोग याद हो गया आप लोग को। कितना में है। चलिए आगे क्या है राष्ट्रपति में, कि राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है। राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है। आज इतना ही रखते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। जी सर। आगे आप पढ़ कर आइएगा राष्ट्रपति, कल खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। कल आपका राष्ट्रपति समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। तो जितना पढ़ाए हैं उतना आपको याद होना चाहिए। खूब पढ़िए, खूब रिवीजन कीजिए, रेगुलर रहिए क्लास में। अगर रेगुलर नहीं रहिएगा तो कोई भी टीचर आपको सफल नहीं बना सकता। और देखिए अब बिहार पुलिस का परीक्षा होने वाला है बहुत जल्द, 1 तारीख से हो रहा है ना। होमवर्क आपका क्या है, राष्ट्रपति में पूरा पढ़ के आना है और जहाँ तक पढ़ा चुके हैं उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं भाई, उन लोग के लिए कहा गया है डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारा होमवर्क वहाँ आपको मिलने लगेगा, ठीक है। कल का होमवर्क आपको दे दिया गया। स्पीडी जीएस पढ़ते हैं, ठीक ना। स्पीडी जीएस में आप लोग का होमवर्क था आरआरबी भुवनेश्वर 2001, आरआरबी भुवनेश्वर 2001। चलिए स्पीडी जीएस से स्टार्ट करते हैं। होमवर्क में क्या था, आरआरबी भुवनेश्वर 2001, याद है ना। बताइएगा। 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है, भारत सरकार। किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा। बाकी आरबीआई द्वारा। बाकी का नोट आरबीआई। केवल 1 रुपये का नोट किसके द्वारा, 1 रुपये का नोट किसके द्वारा, 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा है। किसने लिखा है, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। शिंतो कहाँ का मूल धर्म है, शिंतो जापान का। कहाँ का, शिंतो कहाँ का धर्म है, शिंतो कहाँ का मूल धर्म है। एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माथा। एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। अगला है, अब तक 12वीं लोकसभा की अवधि सबसे न्यूनतम रही। अब तक 12वीं लोकसभा की अवधि क्या रही, सबसे न्यूनतम रही। कोई दिक्कत, बताइएगा। सर्वाधिक विलायक होता है जल। सर्वाधिक विलायक होता है कौन, जल। सर्वाधिक विलायक होता है कौन, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रगान। भारत के एकदम वीवीआई सवाल है, ठीक ना। एकदम बिहार पुलिस का परीक्षा दीजिएगा, 2-4 सवाल यहीं से रहेगा, ठीक ना। तो एकदम याद कीजिए और इसको रिवीजन खूब कीजिए। पढ़ के आइए और खूब याद कीजिए। बार बार याद कीजिएगा, बार बार बोलिएगा तो आपके दिमाग में क्वेश्चन छप जाएगा। क्लियर है। तो भारत के राष्ट्रगान, जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगान
जन गण मन। भारत का राष्ट्रगान, भारत के राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान। लेखक, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम कब बनाया गया? 1835। 1800। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? 1800। 1800। सार्स किसके द्वारा फैलता है? विषाणु। सार्स रोग है, किसके द्वारा फैलता है? विषाणु द्वारा। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर एमएस बताइएगा। विंग्स और फायर, विंग्स ऑफ विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया है? गुड। बताइएगा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 11 राज्यों से। कौन सा NH? NH-44 है ना, 11 से कट जाएगा, 11 चौक तो NH-44 कितने राज्यों से? 11 राज्यों से। कितने राज्यों से? तो राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय NH-44 भारत के कितने राज्यों से होकर? गुड। शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? एवरेस्ट को नेपाल में, एवरेस्ट को नेपाल में, एवरेस्ट को नेपाल में, एवरेस्ट को नेपाल में। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब शांति निकेतन की स्थापना किया? 1901 में। 1900। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब किया? 1900। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कहाँ? हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? कहाँ? तेलंगाना। कहाँ? हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील। 1 रुपए के नोट पर किसका? 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत सरकार द्वारा। 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? बताइएगा कलकत्ता नगर की रूपरेखा किसके द्वारा रखी गई? जॉब चार्नक। जॉब वास्तुकार थे ये, है ना। कलकत्ता नगर वास्तुकार कौन था? जॉब चार्नक। कलकत्ता नगर के रूपरेखा किसने बनाया? वास्तुकार जॉब चार्नक ने। श्वेत क्रांति का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम। राष्ट्रगान, राष्ट्रगान किसने लिखा? किसने लिखा? किसने लिखा? बताइएगा। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला जुंको तेबई। जुंको, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला विश्व की कौन? विंग्स और फायर, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक APJ अब्दुल कलाम। बहुत बढ़िया। पृथ्वीराज चौहान को किसने तराइन के युद्ध में पराजित किया था? कब? 1192। द्वितीय तराइन का युद्ध में। द्वितीय पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने कब पराजित किया था? द्वितीय तराइन के युद्ध 1100। और प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1100। किसके किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। पृथ्वीराज क्लियर। 1 रुपए के नोट कब पर किसका द्वारा जारी किया जाता है? 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? 1 रुपए का नोट भारत सरकार। बताइएगा हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील हाँ। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी। भारत की तटीय भाग की लंबाई 7516.5 किलोमीटर। भारत की तटीय भाग की लंबाई 7516.5 किलोमीटर। 7516.5 किलोमीटर। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? 1971 में। 1900। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग किया गया था। कहाँ से? जिसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर भारत ना होता तो बांग्लादेश अलग पाकिस्तान से नहीं हो पाता। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ?
बांग्लादेश का सृजन। अच्छा बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वायुयानों के टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है? कौन सा गैस? वायुयानों के टायरों में कौन सा गैस? हीलियम गैस भरा जाता है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? और भारत में थार मरुस्थल राजस्थान, थार मरुस्थल। राजस्थान। बाबर किस वंश का संस्थापक था? किस साम्राज्य का? मुगल वंश का, मुगल साम्राज्य का। बाबर किस साम्राज्य का संस्थापक था? फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? पेले को। किसको? उपनाम पढ़े हैं ना? फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसको कहा जाता है? बताइएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है? लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ? गुड, याद हो रहा है। चेनाब नदी का पुराना नाम? आस्किनी। चेनाब नदी का पुराना नाम? चेनाब नदी का पुराना नाम। बताइएगा। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। समवर्ती 3 तरह का सूची होता है ना, संघ सूची, राज सूची और, तो आर्थिक नियोजन किसका? समवर्ती सूची का विषय है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला? सोनपुर मेला। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला? बिहार। कहाँ? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला विश्व की प्रथम महिला? जुंको तेवई। जुंको लेडी विद द लैंप, लेडी विद द के रूप में किसको जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। किसको? लेडी विद द लैंप किसके रूप में? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। लेडी विद द लैंप किसको कहा जाता है? याद हो रहा है। भारत में हरित क्रांति का जनक? एमएस स्वामीनाथन। और एक था मोहम्मद गौरी को किसने हराया? तराइन के प्रथम युद्ध में 1100 और 1192 में कौन हरा दिया? मोहम्मद गौरी। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। मुगल वंश का संस्थापक? मुगल वंश का संस्थापक। देखो, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद का मामला किसको सौंपा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, सर्वोच्च। अभी पढ़े ना, राष्ट्रपति का विवाद अगर होता है चुनाव में तो उसका मामला कहाँ जाता है? कौन निपटारा करता है? उच्चतम न्यायालय। गुड। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? 1835। 1800। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी? मैक्सिको की खाड़ी। भारत की तटीय भाग की लंबाई 7516.5 किलोमीटर। वाह, क्या बात है। यस और नो? बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? 1971 में। 1900। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? वायुयान के टायर में क्या भरा जाता है? हीलियम गैस। हीलियम। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका। हम जे बोले ओकरा पर विश्वास पूछू ना। बाबर किस सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी। बाबर किस साम्राज्य का संस्थापक था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1900। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1900। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला? जुंको तेवई। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? बताइएगा। शिंतो किस धर्म का? शिंतो मूल धर्म है किसका? जापान का। एवरेस्ट को नेपाल में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 कितने राज्यों से? 11। याद आ रहा है? गुड। बताइएगा। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा किसने लिखा है? एपीजे अब्दुल। क्वेश्चन को अंतिम तक जाने दीजिए, क्वेश्चन को अंतिम तक। ठीक। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादक पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन बताइएगा। सार्स
किसके द्वारा फैलता है? सार्स। सार्स। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894। 1800। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1800। 1800। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? 1945। 1900। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना? सांची बौद्ध कला और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। सांची बौद्ध की कला और मूर्ति कला को निरूपित कर। चेनाब नदी का पुराना नाम? आस्किनी, है ना? चेनाब नदी का पुराना नाम? केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान। बताइएगा भारतीय रुपए का अब तक कितने बार अवमूल्यन हो चुका है? 3 बार। कितने बार? अवमूल्यन मतलब कम हो चुका है। कितने बार? भारतीय रुपये का अब तक कितने बार अवमूल्यन हो चुका है? और कब कब? 1949, 1966, 1991। 1900 याद कर लीजिएगा। 49, 66, 91। 49, 1900 कॉमन है। 1949, 1966 और 1991। बताइएगा 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? बताइएगा कलकत्ता नगर की रूपरेखा? 4 नॉक। 4 नॉक। 4। बताइएगा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 कितने राज्यों से होकर? 11 राज्यों से। कोई दिक्कत? प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग। कौन सा आंदोलन? प्रोटेस्टेंट आंदोलन। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा? क्लियर है? तो चलिए इतना रखते हैं। अब होमवर्क ले लीजिएगा। इसमें RRB कोलकाता 2001। RRB कोलकाता 2001। RRB कोलकाता। गुड। याद करके आइए। जो याद नहीं करेगा उस पर 20 रुपया फाइन है जी। जो होमवर्क करके नहीं आएगा उसको 20 रुपया फाइन है। कल हम नोटिस बोर्ड में साट देंगे, ठीक ना? और उस पर सारा चीज़ लिखा हुआ रहेगा कि जिस दिन नहीं आइएगा कितना फाइन, है ना? बिना बताए आप गायब हो जाइएगा तो कितना फाइन, है ना? कोई से पूछ रहे हैं और बीच में आप बोलिएगा तो कितना फाइन। क्लियर है? जब सारा चीज़ लिख कर आपको साट देंगे।